हाय स्टूडेंट्स। सो अब तक हम लोगों ने बात किया था। सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द different stages just after the fertilization. What are the different stages we have discussed, like formation of morula, how the morula is formed. Then we have discussed after the morula is reaching, or it reaches the uterus, it try to settle down in the endometrium wall. तो एंडोमेट्रियल वॉल में जब सेटल होता है तो आपका बनता है ब्लास्टोसील बनाता है या ब्लास्टोमियर बनाता है, और उसका स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। और हमने क्या देखा फाइनली इन द लास्ट टिल द लास्ट क्लास हमने क्या देखा कि जो कैविटी बनता है, ब्लास्टोसील जो बनता है, और आपके जो आउटर मोस्ट जो लेयर होते हैं माइक्रोमियर्स के, वो क्या हो जाते हैं, दे बिकम मोर फ्लैट एंडेड एंड देन इट इज फॉर्मिंग अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट। हमने यहाँ तक डिस्कस किया था। और क्या था लास्ट हमने क्या डिस्कस किया था कि एट द टाइम व्हेन द जोना पेल्यूसिडा इज एट दिस टाइम द जोना पेल्यूसिडा इज ब्रेकिंग, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है ना। कॉम्पैक्शन तक भी साइज इंक्रीज नहीं हुआ था, उसके बाद साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जब साइज इंक्रीज होता है तो जोना पेल्यूसिडा जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो इसके आगे हम पढ़ेंगे आज और देखेंगे कि आगे इसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड डिस्कस। So before continue, just we'll have a small recap of the last point. After the morula reaches the endometrium, it enlarges. morula जब endometrium पहुंच जाता है उसके बाद वो क्या होता है, साइज में बढ़ता है, and because it increase in size, the zona pellucida is lost. साइज इंक्रीज होता है इसीलिए जोना पेल्यूसिडा जो है वो लॉस्ट हो जाता है, वो आपका टूट जाता है, वो खत्म हो जाता है ना। और अभी इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप है, बहुत इंपॉर्टेंट एक फिनोमेना है जो हमें जानना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होगा कि जब जोना पेल्यूसिडा जब टूट जाएगा तो जो जाइगोट है वो डिवाइड हो जाता है इनटू टू पार्ट्स समटाइम। जोना पेल्यूसिडा जब डिवाइड होता है तो जाइगोट क्या है ना, दो पार्ट में कभी कभी डिवाइड हो जाता है। ठीक है, एंड दोज टू पार्ट गिव राइज टू टू एम्ब्रायो। ठीक है, तो दो अलग अलग पार्ट बन जाएंगे जाइगोट के, वो क्या करेंगे, दो अलग अलग एम्ब्रायो डेवलप करेंगे। ठीक है, एंड इसी को हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ऐसे ही बनता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, और मल्टीपल जो स्पर्म आप मतलब जो आपका फर्टिलाइजेशन होता है वो अलग चीज है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, विल डिस्कस लेटर अबाउट दैट। ठीक है, नाउ द स्ट्रक्चर हैज टू पोल। ये हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था विद द डायग्राम कि जो आपका स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, दो पोल होते हैं। एक होता है एम्ब्रायनल एंड और उसका ऑपोजिट जो होता है उसे बोलते हैं, जो ऑपोजिट जो पोल है उसे हम बोलते हैं एब एम्ब्रायनल पोल। ठीक है, अब ये पूरा जो स्ट्रक्चर इसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला। तो मोरुला से क्या बन गया, ब्लास्टुला बन गया। उसे उसका दूसरा नाम क्या है, ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं हम इसे। क्या कहते हैं, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। तो हमने क्या देखा, मोरुला स्टेज तक जब 16 to 32 सेल वाला स्टेज होता है, बाय दैट टाइम इट रीचेस द यूटरस एंड देन इट स्टार्ट टू गेट इम्प्लांटेड ऑन द एंडोमेट्रियल वॉल। ठीक है ना, तो एंडोमेट्रियल वॉल में वो सेटल होना शुरू होता है। उस समय क्या होगा, देयर आर सम चेंजेस व्हाट वी हैव सीन कि जो कॉम्पैक्शन होता है, मतलब जो लार्ज वाले सेल है, बड़े वाले सेल है अंदर की तरफ जाता है, जो छोटे वाले सेल है वो पेरिफेरी में आ जाता है। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट होता है, उसमें हमने क्या देखा कि जो पेरिफेरी वाले सेल है वो और भी फ्लैटन हो जाते हैं, हम ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, ट्रोफो एंडोडर्म भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद साइज भी इंक्रीज होता है, उसके बाद जोना पेल्यूसिडा भी खत्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फाइनली हम ये स्ट्रक्चर जो है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। तो अभी क्या है, मोरुला से क्या बन गया, ब्लास्टुला बन गया। अब उसे हम क्या कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट। अब जो कैविटी बनते हैं उसे हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। मैंने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था विद डायग्राम, राइट। Now, when the size is increasing at the same time, the implantation is also taking place. अभी हम पढ़ेंगे इसके बाद वाला जो टॉपिक है, जो इसके बाद वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है हमें डिस्कस करना है, दैट इज इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो यहीं पे थोड़ा सा इसका हमें एक बेसिक ओवरव्यू ले लेना चाहिए, समझना चाहिए कि है क्या। देखो अभी जो है मैंने आपको पहले बताया था कि पर्पस क्या है, जाइगोट बनने के बाद ये जो डिफरेंट सेल के स्टेजेस हैं, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32,
उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे मॉडिफिकेशन होता है उस स्ट्रक्चर में, वो बच जाता है ब्लास्टुला। ठीक है, और हमने देखा था कि जब ब्लास्टुला है वो कहां से न्यूट्रिशन गेन करता है, दैट इज फ्रॉम द एंडोमेट्रियल द ग्लैंड्स, है ना, वहां से। अब देखो, वो न्यूट्रिशन गेन करने के लिए क्या करता है, वो अपने अंदर कैविटी बनाता है। लेकिन फाइनली पर्पस क्या है कि जो एम्ब्रायो डेवलप होगा, तो एम्ब्रायो डेवलप होने के लिए ये जो स्ट्रक्चर है ब्लास्टुला, वो अपना साइज भी इंक्रीज करेगा और साथ ही साथ वो एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, ये अटैचमेंट जो होता है, ये जो प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। क्योंकि बाद में यही जो आपका स्ट्रक्चर है, जो ब्लास्टुला जिसे अभी कह रहे हैं, यही धीरे धीरे फिर एम्ब्रायो बनेगा। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रायो वहां पे डेवलप होगा और एम्ब्रायो जो है वो आपका कंप्लीटली मैच्योर होगा। उसके बाद पार्चुरेशन होगा, फिर आपका जो यंग वन है, मैच्योर्ड यंग वन, वो उसका जन्म हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, so when the size is increasing at the same time the implantation is also taking place, size बढ़ते बढ़ते ही साइज बढ़ता भी रहेगा और इम्प्लांटेशन भी होता रहेगा, दोनों एक साथ ही होता है। तो both events are occurring at the same time. Now the cells of the trophoblast which are in the contact with the embryonal knob are known as Rober's cell. इसको थोड़ा समझना है, so let us go back and see the diagram, तो क्लियर हो जाएगा आपको कि अगर हम डायग्राम देखेंगे तो क्लियर होगा। यस, तो दिस इज द डायग्राम या। अब देखो यहाँ पे रोबोस सेल किसे कहते हैं? एम्ब्रायनल नॉब मतलब ये वाला जो पार्ट है, जब हमने डिस्कस किया था कि जो बड़े वाले आपके लार्जेस्ट सेल है इनसाइड द स्ट्रक्चर, दे विल कम इन वन, दे विल एक्चुअली क्लस्टर इन वन साइड, किसी एक साइड में आ जाएंगे ना, उसको हम बोलते हैं एम्ब्रायनल नॉब। अभी जो एम्ब्रायनल नॉब है, ये जिस सेल के साथ अटैच है, यहाँ पे देखो ये जो नंबर ऑफ सेल, ये वाला पोर्शन सर, यहाँ पे जो जितने भी सेल है ट्रोपोप्लास्ट के जो कि अटैच है किसके साथ, एम्ब्रायनल नॉब के साथ, इनको हम अलग से बोलते हैं रोबर्स सेल। समझ में आया ना? तो किसको हम बोलते हैं रोबर्स सेल्स? द सेल्स ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट, क्या लिखा है, द सेम थिंग इट इज रिटन देयर, द सेल्स ऑफ द ट्रोपोब्लास्ट व्हिच आर इन द कांटेक्ट विद द एम्ब्रायनल नॉब आर नोन एज रोबर्स सेल्स, है ना? तो फिर से एक बार डायग्राम को देखते हैं तो आपको और क्लियर, आपको समझ में आ जाएगा, कोई डाउट नहीं होगा। तो ये एम्ब्रायनल नॉब है और ये टोटल ट्रोफोब्लास्ट है, बाहर का जो पेरिफेरल जो स्ट्रक्चर है, जो सेल से बना हुआ है, फ्लैट एंडेड, मोर फ्लैट एंडेड सेल से बना हुआ है। ये जो पार्ट है ट्रोफोब्लास्ट, ये जहां पे ट्रोफोब्लास्ट सेल है जिसके साथ ये एम्ब्रायनल नॉब अटैच है, वो सारे ट्रोफोब्लास्ट सेल्स को एक साथ हम बोलते हैं रोबस सेल। क्या बोलते हैं हम उसे? रोबस सेल्स। ठीक है, सो आई होप इट इज क्लियर till now. Now the next step we are going to discuss about the next step, that is your implantation. ठीक है, अब इम्प्लांटेशन क्या होता है? अभी मैंने बताया, इट इज द अटैचमेंट। ठीक है, सो इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट, इम्प्लांटेशन इज द एक्चुअली व्हाट इट इज, द अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रायो, दैट इज द ब्लास्टुला स्टेज विद द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। तो क्या है मतलब, अभी मैंने बताया आपको कि ब्लास्टुला जो स्ट्रक्चर बन गया मोरुला से, वो साइज में भी इंक्रीज करेगा और साथ साथ क्या होगा, एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच भी होता रहेगा, हो जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। और ये जो ब्लास्टुला है, यही बाद में, इसी से हमें क्या मिलेगा, यही बाद में क्या बनाता है, एम्ब्रायो बनाता है। तो हम ये बोल सकते हैं फाइनली कि इम्प्लांटेशन और इम्प्लांटेशन इज द अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रायो, दैट इज द ब्लास्टुला स्टेज विद द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस में जो एंडोमेट्रियम वॉल है उसके साथ ब्लास्टुला जो स्टेज है वो अटैच हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द पीरियड? The period in which the implantation takes place is 6 to 10th day after the fertilization. तो implantation कब तक हो जाना चाहिए, कब तक होता है, कितना समय लगता है? जैसे हमने देखा था कि 3 दिन लगता है मोरुला को पहुंचने के लिए, कहां तक, यूटेरस तक। वैसे implantation के लिए कितना समय लगना चाहिए, 6 से 10 दिन लगना चाहिए implantation। 6 से 10 दिन के अंदर implantation नॉर्मली हो जाता है। ठीक है, so implantation क्या है? It is a attachment. It is the attachment of embryo, that is the blastula stage, with the endometrium of the uterus, and it takes 6 to 7 6th day to it happens actually, or it take place from the 6th to 7th day after the fertilization. fertilization के 6वें या 7वें दिन, 6वें से 10वें दिन के अंदर ये implantation होता है। ठीक है, ठीक है ना?
बट अगर हम मोस्ट कॉमन अगर हम देखेंगे, मोस्ट एवरेज जो कॉमन मतलब अगर डाटा हम देखेंगे तो उसमें हमें क्या दिखा है कि नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के बाद 7th डे तक, कब तक 7th डे तक मैक्सिमम केसेस में हमने क्या देखा कि 7th डे तक इम्प्लांटेशन हो जाता है। ठीक है, अब इम्प्लांटेशन होता क्या है, उसका मैकेनिज्म क्या है वो हमें डिस्कस करना है। सो व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन, विल डिस्कस। अब होता क्या, देखिए फर्स्ट, as soon as the blastocyst comes in contact with the endometrium, अभी ब्लास्टोसिस्ट मतलब हमने अभी बात किया था, ब्लास्टोमियर की बात किए थे ना कि वो साइज में इंक्रीज और पोरुला से ब्लास्टोमियर बनता है जिसे हम ब्लास्टोसिस्ट भी कह सकते हैं, और वो अपना साइज भी इंक्रीज करता रहेगा और साथ साथ एंडोमेट्रियल वॉल के साथ अटैच होगा। तो पहला क्या होगा, जब ये फर्स्ट आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है व्हेन इट एक्चुअली कम इन कांटेक्ट विद द एंडोमेट्रियम, द एंडोमेट्रियल लाइनिंग स्टार्ट टू शो अ लोकल एडिमा। तो जब आपका ब्लास्टोसिस्ट है एंडोमेट्रियम वॉल के साथ अटैच होगा, फर्स्ट अटैच नहीं सब टच होगा फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद एक चेंजेस आ जाएगा एंडोमेट्रियल लाइनिंग में। क्या होगा, इट स्टार्ट टू शो सम लोकल एडिमा। एडिमा मतलब क्या होता है ना, देयर विल बी सम स्वेलिंग, ओके, सॉफ्टनेस। ठीक है, सो एडिमा मतलब क्या, दैट इज अ लोकल स्ट्रोमल एडिमा अपीयर्स, ठीक है, इन द एंडोमेट्रियम इन कांटेक्ट मींस it become very loose, soft and slightly swell। अभी मैंने बताया कि एडिमा मतलब क्या होता है, हमने एडिमा के बारे में पढ़ा था। इट्स अ कंडीशन व्हेन द water is actually get deposited in the tissue which is coming out from the blood plasma। आपने पढ़ा होगा सर्कुलेशन में, उसको भी बोलते हैं एडिमा। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा पर्पस अलग है, वहां पे पर्पस अलग था, यहाँ पे पर्पस अलग है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल में क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियल जो एंडोमेट्रियम के साथ कांटेक्ट होता है ब्लास्टोसिस्ट का, इससे क्या होता है कि वहां पे एंडोमेट्रियल वॉल जो होता है उसमें जो सेल्स होते हैं वो सॉफ्ट हो, वो थोड़ा लूज हो जाते हैं, और जो एंडोमेट्रियल वॉल है वो सॉफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा स्वेल हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस आपको हमें दिखेगा कब, जब आपका जो ब्लास्टुला या जो ब्लास्टोसिस्ट है ये जब एंडोमेट्रियम वॉल के कांटेक्ट में आएगा तब ये सारे चेंजेस होंगे। ठीक है ना। नाउ अब ये जो चेंजेस हो गए इसे हम क्या कह सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट साइन, और दिस इज द फर्स्ट साइन ऑफ द फर्स्ट डेसिडुअल सेल रिएक्शन। तो ये वाला जो स्वेल हो जाना, उसके बाद जो एंडोमेट्रियल वॉल है सॉफ्ट हो जाना, उसके वो लूज हो जाना, ये जो सारे सिम्टम्स है, ये सारे चेंजेस है, दिस आर द साइंस ऑफ व्हाट, दिस आर द साइंस फॉर द फर्स्ट डेसिडुअल सेल रिएक्शन, DCR। अब वो होता क्या है हम बात करेंगे अभी। क्या होता है, नाउ द ब्लड सेल्स प्रेजेंट नियर द एंडोमेट्रियम। अभी एंडोमेट्रियम वॉल के पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स, क्योंकि ये वस्कुलर हमने पहले पढ़ा था, ये वस्कुलर भी होता है और ग्लैंडुलर भी होता है, तो ब्लड वेसल्स होंगे ना बहुत सारे। सो क्या होता है कि नाउ आफ्टर द चेंजेस दैट इज योर like changes in the endometrium after the blastomere come in contact, that is what is that, loosening, or like becoming soft, and the endometrium becomes soft and loose and also little bit swollen। उस चेंजेस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो होता क्या है, the blood vessel present near the endometrium, their permeability will increase and wall of endometrial increases। तो अभी क्या बोलना क्या चाहते हैं ये इस पॉइंट से, इस पॉइंट का मतलब ये होता है कि इससे क्या होगा कि जो ब्लड वेसल है आफ्टर द एंडोमेट्रियल वॉल इज बिकम सॉफ्ट एंड लिटिल स्वेलन एंड द एक्शन ऑफ द ब्लास्टुला और द ब्लास्टोसिस्ट, और क्या चेंजेस होता है, चेंजेस ये होता है कि जो आपकी परमेबिलिटी है किसका, जो ब्लड वेसल्स है एंड एज ए होल द एंडोमेट्रियम, इसका परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। अभी होना जरूरी है, इंक्रीज क्यों होना जरूरी है, क्योंकि हमने अभी डिस्कस किया था कि ग्रोइंग एम्ब्रायो को जो न्यूट्रिशन अवेलेबिलिटी है या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना है वो इस जो आपके जो एंडोमेट्रियम उसी को करना होता है, और वो किसके थ्रू कर सकते हैं हम, आपकी ग्लैंड्स की सिक्रेशन के थ्रू और जो ब्लड वेसल्स में ब्लड है उसके थ्रू। तो इसलिए परमेबिलिटी अगर कम होगा तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी अच्छे से नहीं होगा, इसीलिए जो एंडोमेट्रियम का परमेबिलिटी वो भी बढ़ता है, साथ में जो आपके ब्लड वेसल्स हैं जो आपके इसके अंदर एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर, उसका परमेबिलिटी बढ़ जाता है फॉर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये पर्पस होता है। ठीक है, और ये ध्यान दीजिए कब हो रहा है, जब आपका ब्लास्टुला एंडोमेट्रियम के कांटेक्ट में आएगा तो धीरे धीरे ये सारे चेंजेस होंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है, नाउ नेक्स्ट,
In the endometrium part, there are some fibroblasts or loosely arranged structures are there. अब एंडोमेट्रियम जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, हमें और क्या मिलेगा, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स भी मिलेंगे. एंड दिस फाइब्रोब्लास्ट सेल्स फिल्ड विथ और लोडेड विथ ग्लाइकोजन. ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं, ये फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, इनके अंदर रहता क्या है, these are already filled with और loaded with glycogen. ठीक है, तो इसका क्या काम है देखते हैं आगे हम. अब क्या है, now this trophoblast will produce some finger-like structure. अब ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, हमने जो देखा ब्लास्टोमियर में जो ट्रोफोब्लास्ट है, अब ये क्या करेगा, इट विल फॉर्म अ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर व्हिच विल पेनिट्रेट थ्रू द एंडोमेट्रियम. ठीक है, अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा वो क्या करेगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है वो मॉडिफाई होके क्या करेगा, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा. कैसा, लेट मी शो यू. अभी आगे डायग्राम में हम देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर सेल है तो ऐसे सेल से ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा. ठीक है, मान लो कि ये सेल है. ठीक है, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है वो एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा. ठीक है, ऐसे पेनिट्रेट हो जाएगा. ठीक है, विल सी द डायग्राम आल्सो जस्ट आफ्टर सम टाइम. तो क्या होगा कि the trophoblast will actually produce some finger-like structure which will penetrate through the endometrium. So the endometrium start to disrupt and chorionic villi start to penetrate. ठीक है, इससे क्या होगा, जो एंडोमेट्रियम वॉल है वो भी डिसरप्ट हो जाएगा और जो कोरियोनिक विलाई है और विली है जिसे हम कहते हैं वो भी मतलब आपके जो एंडोमेट्रियम वॉल के अंदर अच्छे से मतलब क्या बोल सकते हैं, सेटल हो जाएगा, पेनिट्रेट कर लेगा. ठीक है, नाउ और कब तक, कहां तक ये पेनिट्रेट करेगा, जहां तक जब तक ये कांटेक्ट में नहीं आ जाता, जो प्रॉपर ब्लड वेसल्स है या जो ग्लैंड्स है उसके कांटेक्ट में नहीं आ जाए तब तक. ठीक है, क्यों, क्योंकि फर्दर जो न्यूट्रिशन एक्सचेंज होगा वो ब्लड के थ्रू ही होगा और जो कि ब्लड वेसल से मिलेगा. तो ब्लड वेसल तक जहां पे मैक्सिमम ब्लड वेसल्स हैं एंडोमेट्रियम में, वहां तक ये डीपली पेनिट्रेट करेगा ये स्ट्रक्चर्स फॉर प्रॉपर एक्सचेंज ऑफ द मटेरियल. ठीक है, सो इट स्टार्ट टू पेनिट्रेट टिल दे कम इन कांटेक्ट विद द मैटरनल ब्लड बाय लाइटिक और मैकेनिकल मेथड. ठीक है, तो इसको एक बार डायग्राम से देखते हैं तो और क्लियर होगा, उसके बाद हम अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखते हैं डायग्राम, इसको आप अच्छे से समझिए बिकॉज दिस पार्ट्स अ लिटिल बिट समटाइम पीपल मे गेट कंफ्यूज्ड. ये आप जो देख रहे हो, दिस इज दिस लाइन, okay, this irregular line what I have drawn here, this is represent the endometrial lining. ठीक है ना. अब आप बोलोगे सर अब एंडोमेट्रियल लाइन तो आपने बनाया था, बहुत फोल्डेड था, तो फिर से समझना पड़ेगा आपको. वो ऐसे फोल्डेड था, लेकिन आपको जो ब्लास्टोमियर है या जो ब्लास्टोमियर है या ब्लास्टोसिस्ट है वो तो किसी एक फोल्ड के अंदर, इस दोनों फोल्ड के अंदर किसी एक जगह पे सेटल होगा ना. तो हम बस उसी चीज को मैग्नीफाई करके यहाँ पे देख रहे हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. ठीक है ना, तो उसी को हम मैग्नीफाई करके पढ़ रहे हैं यहाँ पे. ऐसा ही होता है एक्चुअल रियल लाइफ में और रियल सिचुएशन में ऐसे ही होता है. अब देखिए ये एंडोमेट्रियल लाइन है. ठीक है, और इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे अंदर में डीप इनसाइड द एंडोमेट्रियल वॉल देयर विल बी ब्लड वेसल्स. यहाँ पे ब्लड वेसल्स होंगे बिकॉज इट इज हाईली वास्कुलर, हमने पढ़ा था वास्कुलर होता है. और क्या होगा, ग्लैंड्स भी होगा. और हमने क्या बताया था कि जस्ट इनसाइड द एंडोमेट्रियम वी कैन फाइंड देयर आर फाइब्रोब्लास्ट सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट which always filled or which are actually filled with glycogen or loaded with glycogen, वो भी रहेगा. ठीक है, अब क्या हमने पढ़ा कि जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट जो है मतलब आउटर मोस्ट फ्लैटेंडेड स्ट्रक्चर. ठीक है, ये जो ट्रोफोब्लास्ट है आपने अभी पिछले लेक्चर पढ़ा था, तो ये क्या करेगा, अभी ये ट्रोफोब्लास्ट जो है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाएगा जिसको हम बोल सकते हैं दिस आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और दिस कोरियोनिक विली. ये क्या करेगा, ये धीरे धीरे एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर, ये धीरे धीरे एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर पेनिट्रेट करेगा अंदर तक. और ये कहां तक पेनिट्रेट करेगा, कब तक पेनिट्रेट, ये हम जो देख रहे हैं ना स्टेज, इट इज अ स्टार्टिंग फेज. ऐसे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनता है जिसे हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से बना है. कहां से बना है, ट्रोफोब्लास्ट से. ठीक है, डेवलपिंग एम्ब्रायो का. और ये कौन सा स्टेज है, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट. ठीक है, अभी जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन उसे बोलते हैं कोरियोनिक विलाई. और ये एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर धीरे धीरे पेनिट्रेट करेगा. और कहां तक कोशिश करेगा जाने के लिए, कहां तक, कितना पेनिट्रेट करेगा, जहां तक, जब और कब तक ये पेनिट्रेट करेगा, जब तक ये एक्चुअली ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में ना आ जाए तब तक.
ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल्स ही मेन सोर्स है न्यूट्रिशन का, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए, तो ये पर्पस होता है। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो कि कोरियोनिक विलाई पहले छोटा बनाया, तो उसके बाद थोड़ा बड़ा, तो उसके बाद थोड़ा बड़ा, उसके बाद थोड़ा बड़ा, इस तरह करते करते ये अंदर जाता रहेगा, पेनिट्रेट करता रहेगा, और एक समय आएगा जब बहुत सारे कोरियोनिक विलाई यहाँ से बनेंगे और यहाँ पे डीप अंदर तक कोरियोनिक विलाई सेटल हो जाएगा और एम्ब्रायो यहाँ पे और फर्दर डेवलप होगा। उसके बाद एम्ब्रायो यहाँ पे जो न्यूट्रिशन है वो एक्सचेंज करेगा इन बिटवीन दी, और यहाँ पे और एक चीज बनेगा, प्लासेंटा भी बनेगा इसके आफ्टर दैट। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे न्यूट्रिशनल एक्सचेंज होगा बिटवीन द एम्ब्रायो एंड दी मैटरनल ब्लड। ठीक है ना, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस नाउ talk about the points. Yeah, now the endometrium grows the blastocyst. The endometrium grows the blastocyst completely, and this type of implantation is known as interstitial type. ठीक है, तो आपका जो ब्लास्टोसिस्ट है उसका साइज भी जो है वो इंक्रीज होता रहता है। सो जो एंडोमेट्रियम है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है कंटिन्यूसली, इसीलिए उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए वो अपना जो फर्दर फंक्शन है कंटिन्यूसली मेंटेन कर रहा है। सो द एंडोमेट्रियम ग्रोज द, एक्चुअली हु ग्रोज, हु हेल्प टू ग्रो द ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज योर एंडोमेट्रियम, बाय प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिशन, ओके, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अब जो इम्प्लांटेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें कि हमने देखा कि अभी ट्रोफोब्लास्ट से कोरियोनिक विलाई बना और धीरे धीरे पेनिट्रेट करके अंदर की तरफ एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर, मतलब डीप इनसाइड द एंडोमेट्रियल वॉल इट इज पेनिट्रेटिंग, एंड दिस टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन, यही अभी हमने बात किया था ना कि इम्प्लांटेशन क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इम्प्लांटेशन पढ़ रहे हैं, यही है इम्प्लांटेशन। देखिए क्या हो रहा है, धीरे धीरे आपका जो ब्लास्टोला है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे किसके साथ अटैच हो रहा है, धीरे धीरे एंडोमेट्रियल वॉल में क्या हो रहा है, कंप्लीटली परमानेंटली अटैच हो रहा है। इसी प्रोसेस को, इसी को बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो आप देख सकते हो कि ब्लास्टोमियर किसके साथ अटैच हो रहा है, एंडोमेट्रियल के साथ, एंडोमेट्रियम के साथ, तो इसी को बोलते हैं। ये जो प्रोसेस हम देख रहे हैं यहाँ पे, दिस इज एक्चुअली नोन एज योर, दिस इज एक्चुअली वी कॉल इट एज इम्प्लांटेशन। और यहाँ पे जो इम्प्लांटेशन होता है इस केस में हम जो देखें, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल इंटरनल इम्प्लांटेशन और इंटरस्टिशियल टाइप ऑफ इम्प्लांटेशन। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग वी नीड टू डिस्कस, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। देखो मोरुला से क्या बना, ब्लास्टोला बना। ठीक है, पहले क्या बना, मोरुला। जाइगोट से क्या बना, मोरुला बना। बहुत सारे फर्स्ट पहले 2 सेल स्टेज आए, फिर 3 सेल स्टेज आए, फिर 4 सेल स्टेज आया, फिर 8, फिर 16, 32, 16 से 32 हुआ तब उसे मोरुला स्टेज कहते हैं। फिर 32 से जब वो सेटल होने के लिए एंडोमेट्रियल वॉल में जाता है और वहां पे जब सेटल होना शुरू होता है तब बहुत सारे चेंजेस होते हैं, साइज इंक्रीज होता है, कॉम्पैक्शन होता है। अब उसे हम कहते हैं ब्लास्टोमियर और ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब इसके बाद अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, जो आपके बाहर वाले जो पेरिफेरल है वो और फ्लैटेंड हो जाता है, जिसको ट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, वो कोरियोनिक विलाई बनाता है और धीरे धीरे एंडोमेट्रियल वॉल के अंदर तक पेनिट्रेट करके अटैचमेंट बनाता है, अटैच हो जाता है ना। अब इसके बाद एक तीसरा चेंज होगा। अब इसके बाद हमने फर्स्ट क्या देखा, जाइगोट से क्या बना, मोरुला बना, मोरुला से क्या बना, ब्लास्टोला बना, या जिसे ब्लास्टोसिस्ट भी हम कह सकते हैं। और वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे अटैच हो रहा है किसके साथ, एंडोमेट्रियल वॉल के साथ। कैसे अटैच हो रहा है, द ट्रोफोब्लास्ट आर फॉर्मिंग द कोरियोनिक विली, उसके हिसाब, उसके मदद से। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद भी और भी चेंजेस आएंगे, उसी को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। आफ्टर द ब्लास्टोला व्हाट आर द चेंजेस वी कैन सी इन ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट, finally what we are getting, and that process is actually called the gastrulation. Formation of gastrula is known as gastrulation. So morula से बना blastula, उसको बोलते हैं blastulation, फिर blastula से बनेगा gastrula, उसे बोलेंगे gastrulation. ठीक है, so blastocyst which get implanted inside the endometrium will undergo some more changes to form 3 germ layer, and that is known as gastrulation. अभी जो blastocyst है वो क्या होगा, वो आपके जो एंडोमेट्रियल वॉल है उस पर सेटल हो रहा है, धीरे धीरे पेनिट्रेट कर रहा है, इम्प्लांट हो रहा है ना, अटैच हो रहा है इसका मतलब। और जब वो अटैच होगा तो साथ साथ में और भी बहुत सारे चेंजेस आएंगे। क्या चेंजेस आएंगे, जर्म लेयर बनेगा। ठीक है ना, हम सबको पता है जर्म लेयर क्या होते हैं, 3 तरह का होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो ये सारे जर्म लेयर बनेंगे। अब जर्म लेयर बनने की जरूरत क्या है, कि बिकॉज द जर्म लेयर्स is actually going to determine that what or different which type of organs are going to, which type of organs of the body, and which type of what are the different types of, all the different types of organ, body, everything is actually formed basically from this 3 germ layer.
तो जर्म लेयर बनेगा तभी तो जाके ऑर्गन बनेंगे, तभी तो जो है ऑर्गेनिज्म वो प्रॉपर्ली डेवलप होगा, है ना। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ द जर्म लेयर इन द ब्लास्टोसिस्ट, इसी को बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। तो कैसे कैसे होता है, क्या क्या चेंजेस है, हमें वो डिस्कस करना है, ठीक है ना। फिर से एक बार सुन लीजिए, ब्लास्टोसिस्ट जो है उससे जो नॉर्मली ब्लास्टोसिस्ट में हमने क्या देखा, उसमें एम्ब्रायोनिक नॉब होता है और ट्रोफोब्लास्ट होता है और कोरियोनिक विलाई बन के वो धीरे धीरे आपके एंडोमेट्रियम जो वॉल है उसके अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, अटैच हो रहा है, इम्प्लांट हो रहा है। साथ में और भी चेंजेस जो दिखेंगे उसमें हमें क्या दिखेगा कि जो जो आपके ब्लास्टोसिस्ट है उसमें बहुत सारे और चेंजेस आएंगे, उससे बनेगा क्या, उसमें ब्लास्टोसिस्ट में हमें क्या दिखने मिलेगा कि जर्म लेयर बनेगा अभी। तो ये जो सारे जर्म लेयर बनेंगे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म, ये बनने का जो प्रक्रिया है, बनने का जो प्रोसेस है उसका हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन, ठीक है ना। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द गैस्ट्रुलेशन मींस द कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला टू ग्रास्टुला। मैंने पहले बताया था कि हमने मोरुला से क्या हमें मिला, ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टुलेशन से। अभी हमें ब्लास्टुला से क्या मिलेगा, ग्रास्टुला। किस प्रोसेस से, गैस्ट्रुलेशन से। सो द गैस्ट्रुलेशन मींस द कन्वर्जन ऑफ ब्लास्टुला टू गैस्ट्रुला, दैट इज वेरी राइट। एंड इन गैस्ट्रुला देयर आर 3 जर्म लेयर। और गैस्ट्रुला के एक तो है कि गैस्ट्रुलेशन में क्या होगा, ब्लास्टुला से ग्रास्टुला बनेगा, और ग्रास्टुला का जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो क्या है, द गैस्ट्रुला इज एक्चुअली हैविंग इन द गैस्ट्रुला देयर आर 3 जर्म लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, 3 जो जर्म लेयर वो हमें मिलेंगे किसमें, गैस्ट्रुला में मिलेंगे, राइट। एंड दिस इज बेसिकली morphogenic movement, that means the germ layer is going to form different organ, tissue, etc. अब क्या है, पहला हमने देखा कि मोरुला बना, फिर ब्लास्टुला बना, ब्लास्टुला बनने के बाद एम्ब्रायोनिक नॉब बना, ट्रोफोब्लास्ट बना, कोरियोनिक विलाई बन के वो सेटल होना, पेनिट्रेट कर रहा है धीरे धीरे, ये हमने देखा। इसके बाद जब ग्रास्टुलेशन मतलब क्या होगा, अभी बनेगा जर्म सेल, सॉरी जर्म लेयर। और जर्म लेयर का काम क्या है, जर्म लेयर का काम है कि प्रॉपर जो टिश्यू है, प्रॉपर जो ऑर्गन है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, वो डेवलप करना। तो ये क्या हो गया, फाइनली हम क्या देख सकते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल जो चेंजेस है, वो जो है मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट है, वो आपका फाइनली जो जर्म लेयर है वही एक्चुअली करवाते हैं, जो कि किस स्टेज में होता है, किस स्टेज में हमें मिलेगा, ग्रास्टुला स्टेज में हमें मिलेगा, ठीक है, फाइन। नाउ द फर्स्ट चेंज विच इज विजिबल इन द प्रोसेस, हमें जो पहला चेंज हमें दिखेगा ब्लास्टुला से ग्रास्टुला बनने के लिए जो डिफरेंट जो आपके स्टेजेस हैं वो हमें दिखेंगे, वो क्या क्या है। So that is the embryonal knob changes and it forms a disc like structure. तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा देखने के लिए, सबसे पहला जो चेंज हमें क्या मिलेगा, जो एम्ब्रायनल जो नॉब है, एम्ब्रायनल जो नॉब जो स्ट्रक्चर हमने देखा था, वो जो है वो चेंज हो जाएगा और वो कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, ठीक है। पहले क्लस्टर ऑफ सेल्स था, अभी क्या बनाएगा, अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट मींस a cell will arrange in the form of a layer, एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा और जब सारे जो सेल है वो एक प्रॉपर पैटर्न में एक लेयर के हिसाब से अरेंज, जो आपके लेयर के हिसाब से प्रॉपर्ली अरेंज होगा, ठीक है ना। तो द फर्स्ट चेंज what is visible in the process of that embryonal knob, the changes, and it is a disc like structure and that means the cell will arrange in the form of layer, ठीक है। आगे डायग्राम देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो आपका ट्रोफोब्लास्ट था, ठीक है, ये दिस इज द ट्रोफोब्लास्ट व्हाट यू कैन सी हियर, एंड दिस इज द एम्ब्रायनल नॉब। और हमने क्या देखा था कि ट्रोफोब्लास्ट के साथ, सॉरी एम्ब्रायनल नॉब के साथ जो भी आपके ट्रोफोब्लास्ट सेल अटैच है उसे हम बोलते हैं रोबस सेल, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा कि जो पहला क्या चेंजेस आएगा कि आपका ये रोबस सेल जो है ना, जो कि एम्ब्रायनल नॉब के साथ अटैच है, वो जो है धीरे धीरे डीजेनरेट हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं डिसॉल्व हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। और वहां पे जो है आपका मल्टीपल जो लेयर ऑफ सेल्स है वो, और ये जो डिस्क है आपका, द फॉर्मेशन ऑफ द डिस्क लाइक स्ट्रक्चर इट कैन आल्सो बी सीन, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डिस्क लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बना। पहले तो रोबस जो सेल है वो डिसअपियर हो गए, उसके बाद उसकी जगह पे ये जो आपके सेल्स है लेयर में वो बन गए। उसके बाद क्या होगा, ये जो सेल है ये फर्दर डिवाइड होगा और बेसिकली अलग अलग लेयर बनाएगा। जैसे कि ऊपर वाले जो सेल्स है वो थोड़े कॉलमनार शेप के होते हैं, बनते हैं, और नीचे वाले जो सेल है आप देख सकते हैं वो क्या है, क्यूबॉइडल शेप है। तो ऊपर वाले सेल को हम बोलते हैं एपीब्लास्ट और नीचे वाले जो क्यूबॉइडल सेल उसे हम बोलते हैं हाइपोब्लास्ट, ठीक है। तो ये सो सारे चेंजेस हमें ये चेंजेस भी हमें देखने मिलेगा किसमें,
ब्लास्टुला से टेरास्टुला बनने के जो प्रोसेस उसमें। नाउ द एम्ब्रायनल डिस्क come at the embryonal disc come at the place of robust cells after they degenerate। वही बात हम डिस्कस किया, जो एम्ब्रायनल डिस्क है, ठीक है, वो कहाँ पे आ जाता है, किस किस पोजीशन में आ जाता है, एट द प्लेस ऑफ द रोबस्ट सेल, जहाँ पे रोबस्ट सेल्स था जो कि आपके एम्ब्रायनल नॉब के साथ अटैच था, उस जगह पे भी आ जाएगा एम्ब्रायनल डिस्क। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब ये रोबस्ट सेल डिजेनरेट हो जाएगा तब जाके एम्ब्रायनल डिस्क उसकी पोजीशन में आ जाएगा, जो हमने भी डायग्राम में देखा। Now the cell of the embryonal knob undergo one division। अब जो एम्ब्रायनल जो नॉब है, ठीक है, वो क्या करेगा, उसमें एक डिवीजन होगा। पहले आप देखिए ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर में, लेट मी शो यू द स्ट्रक्चर। ये आपका था एम्ब्रायनल नॉब, और उसके ऊपर हम देख रहे हैं कि जहाँ पे आपके ये ट्रोफोब्लास्ट सेल उसके साथ अटैच, तो उसे हम बोलते हैं रोबस्ट सेल, वो डिसअपीयर हो जाएगा। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड हियर इज द सेल, दिस इज द एम्ब्रायनल डिस्क, और इसमें डिवीजन होगा अभी, ये वाला लेयर जो है, और ये जो डिवीजन होगा, अब देखो आप बोलोगे सर यहाँ पे तो 2 लेयर दिख रहा है, यहाँ पे 1 लेयर। अब ऐसा होता है कि सारे जो है एक साथ जाके एक बड़ा डिस्क लाइक इन स्ट्रक्चर बनाता है, विच इज एक्चुअली इन द लेयर फॉर्म, इन अ सिंगल लेयर फॉर्म। अब क्या होगा, ये जो लेयर है ये फर्दर डिवाइड हो जाएगा और 2 तरह के सेल बनाएगा, एक कोलुमनार टाइप के सेल जो कि ऊपर की तरफ रहता है, जिसे हम बोलते हैं एपीब्लास्ट, और दूसरा है क्यूबोइडल टाइप के सेल जो कि नीचे रहता है, नीचे रहेगा, उसे हम बोलेंगे हाइपोब्लास्ट सेल। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट अस कंटिन्यू। या तो अभी क्या होगा, now the cell of the embryonal knob undergoes the division and the formation of the 2 distinct layer, and this in the layer the upper cells are bigger, taller and columnar cells, and the lower cells are the smaller cells or cuboidal cells। अभी हमने देखा डायग्राम में, है ना। तो जो आपके एम्ब्रायनल डिस्क है वो डिवीजन, उसमें डिवीजन होगा, 2 तरह के सेल बनेंगे, एक कोलुमनार होगा और दूसरा होगा आपके क्यूबोइडल शेप का, है ना। Now the upper layer is known as epiblast। हमने अभी देखा जो ऊपर वाला जो कोलुमनार सेल से बना वाला जो लेयर है उसे हम बोलते हैं एपिब्लास्ट, एंड द लोअर वन इज नोन एज हाइपोब्लास्ट। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या स्टेप है, दिस इज वेरी वेरी मोर इंपॉर्टेंट, और अभी भी एक गैस्ट्रुलेशन हम डिस्कस कर रहे हैं। नाउ इट इज ओनली द एपिब्लास्ट व्हिच हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रायो। अभी हमने देखा था कि सेल डिवाइड होने के बाद 2 तरह के सेल बनते हैं, एक होता है एपिब्लास्ट, दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट। तो एम्ब्रायो को डेवलपमेंट में कौन से वाले सेल्स मतलब यूज होने वाला होता है नॉर्मली, दैट इज योर एपिब्लास्ट सेल, जो ऊपर की तरफ जो सेल रहे, तो वो वाले सेल जो है एम्ब्रायो फॉर्मेशन में काम आएगा। ठीक है, दैट इज गोइंग टू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो। ठीक है, नाउ the embryonal disc will form all germ, actually will form all the germ layer। ठीक है, तो जो एम्ब्रायनल डिस्क होगा इट विल फॉर्म ऑल द जर्म लेयर। ये एम्ब्रायनल डिस्क से ही सारे जो तीन हमने जर्म लेयर की बात किया, जो जिसको हम कहते हैं आपका एंडोडर्म, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म, वो सारे जो एम्ब्रायनल डिस्क है इसी से बनेंगे। ठीक है, सो जो द ट्रोफोएक्टोडर्म और द ट्रोफोब्लास्ट इज प्रेजेंट, ट्रोफोब्लास्ट तो रहता है, हमने देखा, and the disc again divide and produces, and this cell which are formed are detached with delimitation, and that is in the form of a layer। यहाँ पे डायग्राम देखते हैं तो और क्लियर होगा। आप देखिए कि ये जो आपकी एम्ब्रायनल डिस्क है, यही एक्चुअली बेसिकली इसी से जो जर्म लेयर है सारे यहाँ से बनते हैं। तो हम क्या देख सकते हैं कि डीलिमिटेशंस मतलब यहाँ से लेयर बन के अलग हो गया, एम्ब्रायनल नॉब से आपका लेयर बन के अलग हो गया और वो ये स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक है, सो द डीलिमिटेशन ऑफ द एपिब्लास्ट सेल, एपिब्लास्ट सेल से जो लेयर ऑफ सेल, जो फर्स्ट लेयर ऑफ सेल बना वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं डीलिमिटेशन ऑफ द एपिब्लास्ट सेल, और जो लेयर बनाएगा, फर्स्ट जर्म लेयर बनाएगा, उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। ठीक है, तो फर्स्ट जो जर्म लेयर है वो बन जाएगा, इसी तरह से बनता है, जो मतलब आपके एम्ब्रायनल नॉब से जो एम्ब्रायनल डिस्क है उसमें जो आपके 2 टाइप के सेल होते हैं, उसमें से एक होता है एपिब्लास्ट, दूसरा होता है हाइपोब्लास्ट। उसके बाद जो एपिब्लास्ट होता है वो एक्चुअली द लेयर ऑफ सेल बनाता है, और उसके बाद वो डिटैच हो जाता है, डिलिमिटेशन हो जाता है, एंड दैट इज एक्चुअली फर्दर फॉर्म एंड डेवलप
the air, and this is the way the endoderm, the germ layer of endoderm, that is the endoderm, is actually formed. ठीक है. So these are the very interesting topic what I'm discussing, but it is at the same time it is a little bit confusing, so be careful when you are discussing. Now तो जो आपका एम्ब्रायनल जो आपका डिस्क है वो क्या करेगा, वो आपका जो जर्म लेयर है उसको बनाएगा. ठीक है. और जर्म लेयर जो है आपका फर्स्ट जो जर्म लेयर बनेगा वो दैट इज योर एंडोडर्म. पहला जर्म लेयर क्या बना, एंडोडर्म. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. अच्छा, तो अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो आपका जो हमारा हमने देखा कि डिलिमिटेशन हो गया, और आपका जो एपिब्लास्ट सेल्स है उसका डिलिमिटेशन हुआ, और जो लेयर ऑफ सेल है वो डेवलप होना शुरू हो गया. एंड फाइनली एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाता है, स्ट्रक्चर भी बन जाता है. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देयर इज कंप्लीटली circular structure which is already formed, and that complete circular structure which form that is the first germ layer. जो पहला circular structure बना एम्ब्रायनल डिस्क से उसी को हम बोलते हैं फर्स्ट जर्म लेयर, जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्म. तो फर्स्ट जर्म लेयर ऐसे बनता है. ठीक है. तो आगे हम देखेंगे कि दूसरे जर्म लेयर कैसे बनते हैं. नाउ वी सी a tube inside the tube and is actually going rise to which actually giving rise to the primitive gut. तो यहाँ पे गोइंग न होगा, यहाँ पे आप करेक्ट कर लीजिए give rise to, actually give rise to the primitive gut. ठीक है. सो जो स्ट्रक्चर हमने देखा कि एम्ब्रायनल डिस्क से अलग होके एक सर्कुलर लेयर में एक स्ट्रक्चर बना, इससे हमें क्या दिखता है कि गट फॉर्मेशन हो गया, गट बनना शुरू हो जाता है. ठीक है. एंड द पार्ट ऑफ द एंडोडर्म which is in the contact with the trophoblast is going to give rise to yolk sac. क्या कह रहा है कि कुछ एक पार्ट, मतलब एक पार्ट जो है एम्ब्रायनल जो आपका जो पार्ट है आपका, मतलब जो एम्ब्रायनल नॉब जिसको हमने बोला या डिस्क बोला, उसमें से एक तो डिटैच हो जाता है और आपका जो फर्स्ट लेयर है वो बच जाता है. जो बच जाता है, जो हिस्सा बच जाता है, द पार्ट ऑफ द एंडोडर्म which is in contact with the trophoblast is going to give rise the yolk sac. तो एंडोडर्म का जो पार्ट है, अभी हमने देखा कि फर्स्ट जर्म लेयर जो बना वो क्या है, दैट इज योर एंडोडर्म. और एंडोडर्म जो कि अटैच है किसके साथ, ट्रोफोब्लास्ट के साथ. तो एंडोडर्म जहां पे ट्रोफोब्लास्ट के साथ, जिस पार्ट पे ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच है, एंड दैट पार्ट इज गोइंग टू फॉर्म द योक सैक. वही वाला पार्ट क्या बनाएगा, योक सैक बना देगा. लेकिन हमारे केस में, इन केस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, ये जो योक सैक है ये हाईली रिड्यूस्ड है. इट इज हाईली रिड्यूस्ड बिकॉज, क्यों ऐसा होता है हमारे केस में योक सैक नहीं होता है, क्योंकि द कंप्लीट जो नरिशमेंट है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है मदर के बॉडी में, एंडोमेट्रियल वॉल में, उसे हम कहते हैं प्लासेंटा. और उसी के थ्रू जो ग्रोइंग फीटस है या एम्ब्रायो है उसको सारा न्यूट्रिशनल गैसेज एक्सचेंज हो जाता है. तो इसीलिए अलग से योक सैक बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है इंसान के केस में. ठीक है. नाउ the next germ layer, अभी पहला जो germ layer वो क्या बन गया, एंडोडर्म बन गया. ठीक है. अभी दूसरा germ layer क्या होगा, वो होगा मेसोडर्म. उसके पहले जाने से पहले हम थोड़ा सा एक बार डायग्राम को एक बार फिर से देखेंगे और हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जो कि जरूरी है. अब देखिए क्या हुआ कि ये आपका एम्ब्रायनल डिस्क है ना, दिस इज योर एम्ब्रायनल डिस्क, और इसके साथ क्या है, ट्रोफोप्लास्ट भी जुड़ा हुआ है एम्ब्रायनल डिस्क के साथ. तो यहाँ पे क्या होगा, पहला जो लेयर है वो अलग हो जाएगा एनवायरमेंट आपके एम्ब्रायनल डिस्क से, और वो धीरे धीरे पूरा एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना देगा, है ना. अब ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जब बन गया तो क्या होगा, हमें क्या दिख रहा है कि ये एक ट्यूब है, उसके अंदर और एक ट्यूब है, इसी को बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब स्ट्रक्चर्स. आपने एनिमल किंगडम में पढ़ा होगा. एंड दिस इज, अभी इसके बीच में जो जगह है, जो अंदर वाला एंडोडर्म बन गया, जो जर्म लेयर बन गया, इसके अंदर जो जगह है उसे हम बोलते हैं प्रिमिटिव गट. यही होता है गट. ठीक है. So I hope it is clear. So let us continue. So अब इंसान के केस में तो यॉक सैक नहीं बनता, क्योंकि इंसान के केस में क्या होता है, यॉक सैक के बदले में प्लासेंटा होता है. नाउ द नेक्स्ट जर्म लेयर, अभी दूसरा, पहला एंडोडर्म तो बन गया, अभी दूसरा क्या है, मेसोडर्म है. ठीक है. वो कैसे बनता है, अभी जो एम्ब्रायनल डिस्क है वो तो अभी भी हमने डिस्कस किया था, उसी से फर्स्ट जर्म लेयर बना एंडोडर्म, अभी भी है. तो जो एम्ब्रायनल डिस्क है हैव टू एंड्स, नेमली सेफेलिक एंड कॉर्डल एंड्स. तो एम्ब्रायनल डिस्क जो होता है उसमें दो
दो एक्चुअली साइड होता है, दो जगह पे, दो साइड हम बोल सकते हैं किसका होता है। एक का नाम है सेफेलिक और दूसरा का जो दूसरा साइड है सब बोलते हैं कॉर्डल एंड। तो एमआरआई डिस्क का एक एंड जो है उसका नाम है सेफेलिक एंड, दूसरा एंड का नाम है कॉर्डल एंड, कॉर्डल एंड। नाउ सम सेल फ्रॉम द कॉर्डल स्टार्ट टू एक्चुअली प्रोलिफरेट एंड दैट मींस दे डिवाइड। तो कुछ सेल होते हैं जो कि आपके जो कॉर्डल वाला पार्ट है, कॉर्डल वाला जो एंड है उससे उसमें क्या होता है, वो उस साइड में वो पॉलिफरेट होते हैं, मतलब नंबर इंक्रीज करते हैं एंड उसके बाद वो डिटैच भी हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद समझ लेते हैं यहाँ पे कॉर्डल एंड आपके सॉरी सेफेलिक एंड कॉर्डल, ये दो तरह के एंड होते हैं एम्ब्रायनिक डिस्क के। तो कॉर्डल से हमारा जो स्ट्रक्चर है, जो आपका अलग दूसरा जो जर्म लेयर हम बात करने वाले हैं, सेकंड जो जर्म लेयर है मेसोडर्म, वो बनता है। वो कैसे बनता है हम देखेंगे। ठीक है, तो जो कॉर्डल पार्ट है, कॉर्डल साइड है, उस वहां से बनता है। तो मान लीजिए कि अगर ये एम्ब्रायनल डिस्क है तो ये कॉर्डल पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है मतलब अपोजिट जो है इसको हम बोलते हैं आपका सेफेलिक पार्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो कॉर्डल पार्ट होगा उसमें जो सेल है वो उसका नंबर, वो जो नंबर ऑफ सेल है वो जो एम्ब्रायनल डिस्क है किसकी कौन सी वाले साइड, देखो एम्ब्रायनल डिस्क में दो साइड होते हैं, एक साइड होता है आपका सेफेलिक साइड, सेफेलिक एंड, और दूसरा एंड होता है कॉर्डल एंड। तो कॉर्डल एंड में जो होगा वहां पे सेल डेवलप करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ सेल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्लस्टर ऑफ जैसे स्ट्रक्चर बना देगा सेल का, और उसके बाद वो डिटैच भी हो जाएगा। ठीक है, देखो पिछले वाले हमने क्या देखा था कि एंडोडर्म बना कैसे, हमने वो देखा एक जर्म लेयर बन गया एंडोडर्म। अब क्या बनना चाहिए, मेसोडर्म बनेगा। ठीक है, तो मेसोडर्म कैसे बनता है कि जो आपकी एम्ब्रायनल जो डिस्क है उसके जो कॉर्डल साइड है, कॉर्डल एंड है, वहां पे जो सेल्स है वो पॉलिफरेट होंगे। पॉलिफरेट मतलब नंबर इंक्रीज करेगा, सर्कुलर सॉरी क्लस्टर जैसा बन जाएगा, फिर वो डिटैच हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन सी हियर इन दिस डायग्राम द मेसोडर्म इट फॉर्म अ लेयर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लम्स। ठीक है, इसके बाद ये जो सेल्स है वो लम्प फॉर्म में निकलेगा, डिटैच हो जाएगा, उसके बाद ये जो आपकी मेसोडर्मल लेयर है उसको बनाएगा। ठीक है ना। नाउ नेक्स्ट इज एक्टोडर्म फॉर्मेशन। अभी एंडोडर्म बन गया, मेसोडर्म बन गया, अभी लास्ट जो है बचा हुआ उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। ठीक है, सो एक्टोडर्म कैसे बनता है, ये तीसरा जर्म लेयर है। सो लेट्स सी नाउ द रिमेनिंग सेल ऑफ द एम्ब्रायनल डिस्क। अब ये आपका मेसोडर्म बन गया, उसके बाद हमने पहले डिस्कस किया था एंडोडर्म भी बन गया है ना। तो हमने देखा था कि सेल डिवाइड होगा, उसके बाद सेपरेशन डिलिमिटेशन हो गया, अलग हो गया फर्स्ट केस में एंडोडर्म बनने के केस में, फिर उसमें बाद जर्म लेयर पूरा सर्कुलर स्ट्रक्चर बन गया, फर्स्ट जर्म लेयर जो एंडोडर्म है वो बन गया। उसके बाद जो एम्ब्रायनल डिस्क के जो दो एंड है उसमें से कॉर्डल वाला जो एंड है उसमें से सेल पॉलिफरेट होकर क्लस्टर ऑफ सेल बन गया और वो डिटैच हो गया, ऐसे करके पूरा मेसोडर्म बना। तो हम देखेंगे अभी देखेंगे एक्टोडर्म कैसे बनता है। तो उसके बनने के लिए जो अभी ये दो लेयर बनने के बाद, जर्म लेयर बनने के बाद एम्ब्रायनल डिस्क में जो भी सेल बचे रहते हैं इसके बाद फाइनली वो भी अभी डिवाइड करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, किसके साथ, अलोंग विद द ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोएक्टोडर्म जो या फिर ट्रोफोब्लास्ट जो है उसके जो सेल्स है वो भी डिवाइड करेगा, साथ में जो एम्ब्रायनल डिस्क है वो भी डिवाइड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और क्या करेगा, डिवाइड होते होते धीरे धीरे अंदर की तरफ मूव करेगा, अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, और पूरे जो आपके ट्रोफोब्लास्ट है उसके पूरे चारों तरफ लाइन बनाएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा एक सर्कुलर जो लाइनिंग स्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे डेवलप होगा, किसके चारों तरफ, ट्रोफोब्लास्ट के चारों तरफ, वो ट्रोफोएक्टोडर्म के चारों तरफ। ठीक है, नाउ दिस इनरमोस्ट लेयर, अभी जो इनरमोस्ट लेयर बन गया इसी को हम बोलते हैं एक्टोडर्म। इसी तरह से एक्टोडर्म बनता है। ठीक है, और ये क्या है, दिस इज द थर्ड जर्म लेयर, दिस इज द थर्ड जर्म लेयर। तो तीनों को तीनों जर्म लेयर अभी बन गए, एंडोडर्म भी बन गया, मेसोडर्म भी बन गया, एक्टोडर्म भी बन गया। ठीक है, तो वो बना किससे, फाइनल वाला जो लास्ट वाला एक्टोडर्म जो लेयर था किससे बना, ये बना आपके एम्ब्रायनल डिस्क के जो बचे जो सेल्स थे, जो भी सेल बच गए थे, ये सारे दो लेयर बनने के बाद, दो जर्म एंडोडर्म और एक्टोडर्म बनने के बाद, सॉरी एंडोडर्म और मेसोडर्म बनने के बाद, उसी से आपका फाइनल जो जर्म लेयर वो भी बनता है, जिसका नाम क्या है, एक्टोडर्म। ठीक है ना। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपका ये है एम्ब्रायनल डिस्क। ठीक है ना, और साथ ही साथ ये आपके ट्रोफोब्लास्ट था। तो ट्रोफोब्लास्ट के साथ साथ ये जो बचे कुछ एम्ब्रायनल डिस्क है
सॉरी एम्ब्रायनल डिस्क में जो भी आपके सेल्स है वो डिवाइड हो रहा है और धीरे धीरे एक लाइन भी बना रहा है, डिवाइड भी हो रहा है धीरे धीरे अंदर की तरफ लाइन बनाते बनाते जा रहा है, इधर से भी राइट साइड से लेफ्ट साइड से, और ऐसे बनाते बनाते ये इट इज एट द एंड इट इज फॉर्मिंग अ कंप्लीट स्ट्रक्चर, कंप्लीट सर्कुलर स्ट्रक्चर, एंड दैट इज नथिंग बट योर एक्टोडर्म, ऐसे बनता है। और बिल्कुल जो आपके एम्ब्रायनल डिस्क है बिल्कुल इसके ऑपोजिट में एक स्ट्रक्चर, एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, ठीक है। और इसी के अंदर जो आपके एम्ब्रायो है वो धीरे धीरे फ्यूचर में हम आगे देखेंगे कि एमनियोटिक कैविटी के अंदर ही जो एम्ब्रायो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि फर्दर जो भी आपके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं, दैट इज व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर एक्टोडर्म तो हो गया, जो जर्म लेयर है वो सब बन गया। तो अभी हम बात करेंगे इसके बाद जो है आपका प्लासेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लासेंटा का जो स्ट्रक्चर है वो बनता कैसे है, ठीक है ना। प्लासेंटा का जो आपका सिग्निफिकेंस क्या है, प्लासेंटा का काम क्या है, प्लासेंटा क्यों बनता है, कैसे बनता है। उसके बाद जो एम्ब्रायो है, ठीक है ना। अभी हमने देखा ना एमनियोटिक कैविटी, अभी एमनियोटिक कैविटी का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका एमनियोटिक कैविटी बनता कैसे है, ठीक है। तो हम वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली जो एमनियोटिक कैविटी है ना वो जैसे हमने देखा था कि कोरियोनिक विलाई है, तो कोरियोनिक विलाई जो बनता है और एम्ब्रायनल डिस्क इसके बीच में जो गैप होता है उसी को बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी। हम देखेंगे अभी अगले वीडियो लेक्चर में उसको हम डिटेल में देखेंगे। और इसी के अंदर जो एम्ब्रायो है वो डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद हम और क्या देखेंगे, जो गैस्ट्रोलेशन में हमें अभी क्या देखा, तीन डिफरेंट तरह के जो आपके लेयर बने, जर्म लेयर बने, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। तो हर एक जर्म लेयर से क्या क्या जो मतलब एम्ब्रायो के सॉरी जो क्या क्या ऑर्गन्स डेवलप होता है हर एक जर्म लेयर से बॉडी का, वो हम देखेंगे। हर एक जर्म लेयर से क्या क्या बनता है हमारे बॉडी का ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक स्टेज, एम्ब्रायो का जो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट ऑर्गन है, वो क्या क्या बनता है हम वो देखेंगे डिटेल, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, प्लासेंटा के बारे में पढ़ेंगे। और हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसके बाद प्लासेंटा का, प्लासेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। कितने तरह के प्लासेंटा होते हैं वो भी हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे कि प्लासेंटा कैसे जो एक्सचेंज करता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जेस्टेशन पीरियड, प्रेगनेंसी में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। फाइनली हम बात करेंगे पार्चुरेशन की, मतलब फाइनली जो आपका बेबी जो है आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट हाउ इट इज कमिंग आउट फ्रॉम द मदर्स वूम, वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्लासेंटा ह्यूमन के केस में कितने तरह का होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन होता है जो कि बनता है आपका जो एम्ब्रायो डेवलप होते समय, प्लासेंटा के बाद जो एम्ब्रायो बनता है वो जब डेवलप होकर धीरे 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 कंप्लीट जो फीटस बनेगा, उसमें जो एम्ब्रायो है उसको कवर करता है बहुत सारा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन। वो सारे जो मेम्ब्रेन उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड फाइनली वी विल स्टडी अबाउट द पार्चुरेशन, then we will also talk about the lactation, lactation मतलब क्या है, पार्चुरेशन मतलब जब जेस्टेशन पीरियड मतलब 9 या 10 महीना, बेसिकली 9 मंथ होता है, उसके बाद जब बेबी कंप्लीटली डेवलप हो जाता है तो पार्चुरेशन के प्रोसेस से वो मदर्स वूम से बाहर आता है जिसको हम बोलते हैं बर्थ, ठीक है। उसके बाद जो मदर है इट इज गोइंग टू सीक्रेट द मिल्क फॉर द बेबी, उसको बोलते हैं लैक्टेशन, ठीक है। तो उसके बारे में हम सब बात करेंगे। तो प्लासेंटा, लैक्टेशन, पार्चुरेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन, उसके बाद फेट ऑफ द जर्म लेयर्स, इतना हम बात करेंगे तो हमारा ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सो टिल देन टेक केयर, स्टे एट होम,